हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। तो आपका सबका स्वागत है हमारी सीरीज के अंदर एंड अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, इस पीसीएस की जो सीरीज है उसके अंदर हम इस समय पे यूएन से रिलेटेड कुछ चीज़ों को देख रहे हैं। यूएन जो कि स्पेसिफिकली पीसीएस के सिलेबस के अंदर मेंशन्ड है, राइट, उसी को हम थोड़ा और डिटेल में जाके समझ रहे हैं ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आपका तो वो गलत ना हो। एज फार एज एनालिसिस ऑफ द लास्ट ईयर पेपर या उससे पहले के हम पेपर्स को देखें तो ये वाला जो पार्ट है दैट फॉर्म्स अ मेजर चंक ऑफ क्वेश्चंस। अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस डायरेक्टली इस पूरे एरिया के अंदर से पूछे जाते हैं। स्पेसिफिकली इंटरनेशनल एजेंसीज से अगर क्वेश्चन आने लगते हैं तो वो यूएन एजेंसीज के थ्रू ही कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। और एंड दीज आर सम वेरी बेसिक थिंग्स जो कि इन जनरल जीके में भी यहीं से कुछ घुमा के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं, राइट। सो इस लेक्चर में मेरे साथ बने रहिएगा। ये एक प्रीमियर लेक्चर है, एज यू गाइस विल मस्ट ऑलरेडी बी नोइंग, राइट, कि ये प्रीमियर लेक्चर है। मैं आपके साथ बनी रहूंगी पूरे लेक्चर के दौरान और आपको कोई भी डाउट हो वो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर है अबाउट UNESCO, which is another specialized agency of United Nations, just as what ILO, International Labour Organization, जो कि आपने कल वाले लेक्चर के अंदर किया था, राइट। सो आज हमने करना है यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, scientific and cultural organization. So it is an organization which is working for 3 fields, which is educational, scientific and कल्चरल। ऑल राइट, सो इन तीनों के ऊपर ये काम कर रही है बेसिकली पीस बनाए रखने के लिए। सो इसका मेन काम है, इस यूनेस्को का मेन काम है पीस बनाए रखना इंटरनेशनल कोऑपरेशन के द्वारा इन द फील्ड्स ऑफ 3 फील्ड्स विच इज एजुकेशन, साइंसेज एंड कल्चर। इन तीनों फील्ड्स के अंदर कोऑपरेशन के थ्रू पीस बनाए रखना। ऑल राइट, दैट इज द मेजर एम ऑफ यूनेस्को। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आप आगे भी इस एजेंसी के बारे में बहुत चीजें समझ लेंगे, राइट। सो ये यूनेस्को जो है वो बना कब? ये यूनेस्को बना इन आफ्टर 1942, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पे सारी गवर्नमेंट्स जो मिली उस समय पे यूनाइटेड किंगडम के अंदर फॉर दिस कॉन्फ्रेंस ऑफ एलाइड मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन। सारे मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन जो है वो मिले ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्रेंस, जब वो कन्फ्रंट कर रहे थे जर्मनी और एलाइज को। उस समय पे ही सेम टाइम पे उन्होंने मिले फॉर अ कॉन्फ्रेंस। तो उन्होंने ये तय किया कि एक एजुकेशनल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बननी चाहिए। इसी के लिए 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 जो है खत्म हो गई, उसी समय पे ये यूएन से इंडिपेंडेंट बनी 1945 के अंदर, नवंबर 1945 के अंदर, एज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन एजुकेशनल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। उसके अंदर ये कहा गया कि अगर हमें लॉन्ग लास्टिंग पीस को बनाए रखना है तो हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो कि कल्चरल और पीस एजुकेशनल लेवल के ऊपर सारी जो कंट्रीज हैं उनको साथ में चलाए। सो इसी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन के चलते इस यूनेस्को का बर्थ हुआ और इसका बर्थ हुआ ऑन 16 नवंबर इन 1945 और तब से लेके अब तक ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है। एज ऑफ इट्स मेंबर, अगर हम इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो इट इज इन पेरिस के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स सिचुएटेड है, विच इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, राइट। एंड उसके अलावा इसके मेंबर्स की अगर हम बात करें तो इट हैज 193 मेंबर्स एंड 11 एसोसिएट मेंबर्स, ठीक है, जो कि आज की डेट में इसके अंदर इतने मेंबर्स हैं, ठीक है। अब अगर आप 193 मेंबर्स पढ़ेंगे तो यू विल सी कि यूएन के भी 193 मेंबर्स हैं, तो यू विल जस्ट कंपेयर देम, राइट, कि वही होंगे या कोई और हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी मेंबर्स यूएन के होते हैं, अगर किसी को यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप मिल रही है सो दैट कंट्री इज डायरेक्टली एंटाइटल्ड कि वो यूनेस्को की मेंबरशिप ले सकती है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर कोई कंट्री यूएन की मेंबर नहीं भी है तो वो कंट्री भी यूनेस्को की मेंबर बन सकती है, ठीक है। सो इन दोनों चीजों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप थोड़ा सा आगे चल सकते हैं, ठीक है। सो दीज 11 एसोसिएट मेंबर्स आर दीज अदर कंट्रीज जो कि इनसे अलग हैं, जो कि अलग से मेंबर्स हैं, जो कि अगर इनको आप इंडिपेंडेंट एज अ कंट्री इनको ऐड कर लेंगे तो इनकी
अभी ये एज सच कंट्री के रूप में अच्छे से बन नहीं पाई हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स जो कि कैरिबियन सी के अंदर हैं, वो वाले आइलैंड्स आर वन ऑफ इट्स मेंबर्स, ठीक है। सो ये वाले कंट्रीज क्या हैं जो कि अभी किसी और कंट्री के डोमिनियन के अंदर ही अपना इंडिपेंडेंट काम चला रहे हैं, ठीक है। सो दे आर नॉट द वंस जिनको कि यूएन भी एस्टैब्लिश करता है एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, तो इनको एक अलग से स्टेटस दे दिया गया ऑफ एसोसिएट मेंबर्स ताकि इंडिपेंडेंटली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकें यूनेस्को के अंदर। तो ये सारा जो इसका मेंबरशिप है ये तो हमने बात कर ली। अब इसके जो 193 मेंबर्स हैं, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने वाली। पहली चीज, जो इसके 193 मेंबर्स हैं उसके अंदर से जो 3 मेंबर्स हैं वो यूएन के मेंबर्स नहीं हैं, सिर्फ 3 मेंबर्स हैं। यानी कि उसके 193 में से आप अगर 3 निकाल दो, वो ये हैं कुक आइलैंड्स, न्यूई एंड पैलेस्टीन। ये तीनों यूएन के मेंबर नहीं हैं। एंड इसका रीजन एज यू मस्ट बी नोइंग, पैलेस्टीन का स्पेसिफिकली क्योंकि इजराइल उसका मेंबर है यूनाइटेड नेशंस का, ठीक है। सो इसी के कारण पैलेस्टीन को वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया हुआ एज इट्स मेंबर, बिकॉज यूएस इज वन ऑफ द मेजर फंडर्स ऑफ ऑल द यूनाइटेड नेशंस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। एंड अनदर आर कुक आइलैंड्स एंड न्यूई, ठीक है। सो ये 3 कंट्रीज हैं यूनेस्को मेंबर स्टेट्स जो कि यूएन की मेंबर्स नहीं है। नाउ देयर आर 3 अदर कंट्रीज जो कि यूएन की मेंबर तो हैं बट दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ यूनेस्को, एंड विच आर दीज, विच इज इजराइल, लिक्टेनस्टाइन एंड यूनाइटेड स्टेट्स। दीज आर दीज 3 कंट्रीज जो कि उसकी मेंबर तो हैं यूनाइटेड नेशंस की बट यूनेस्को की मेंबर नहीं है। इनमें से अगर आप इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो दे आर द वंस जिन्होंने 2017 के अंदर 2017 के अंदर ही यूनेस्को को छोड़ा। रीजन क्या था उसका, बिकॉज इट एक्सेप्टेड पैलेस्टीन एज इट्स मेंबर। तो इन्होंने कहा इजराइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स ने कि आप पैलेस्टीन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, सो वी डोंट वांट टू बी इन योर ऑर्गेनाइजेशन, तो हमने आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो छोड़ना है, राइट। एंड लिक्टेनस्टाइन वाज नेवर एज सच इट्स मेंबर, ठीक है। तो ये दीज आर ऑल द मेजर फैक्ट्स अबाउट इट्स मेंबर्स, ठीक है। 193 मेंबर्स, 11 एसोसिएट मेंबर्स, 3 कंट्रीज विच आर इट्स मेंबर बट नॉट ऑफ यूएन, एंड 3 कंट्रीज विच आर मेंबर ऑफ यूएन बट नॉट इट्स। इन जनरल अगर हम बात करें तो जो भी कंट्री यूएन की मेंबर बनती है, इट हैज दिस राइट कि वो यूनेस्को की मेंबर भी ऑटोमेटिकली बन सकती है। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, विच इज एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन। एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो 3 चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ी, एजुकेशन, साइंस और कल्चर। यही पूरे समय पे इसका स्पेशलाइजेशन रहेगा। अगर स्पेसिफिकली अगर हम फर्स्ट टॉपिक जो है दैट इज एजुकेशन उसकी बात करें तो जो हमारा एसडीजी है दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें 4th गोल इज अबाउट एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल सबके लिए एजुकेशन मिलना, सब तक पहुंचना, ये वाला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, ठीक है। तो इस गोल के लिए जितना भी सारा काम है उसको लीड करने की जिम्मेदारी यूनेस्को की है, और उसी के अंतर्गत एजुकेशन 2030 फ्रेमवर्क फॉर एक्शन ऑल्सो कॉल्ड एज इंचियन डेक्लारेशन, ये भी इन्होंने पास किया, जो कि एक रोड मैप है कि किस तरीके से यूनेस्को जो है वो इसको अचीव करने वाला है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है उसको। All right, so this is the first area of specialization, that is what? Education. Coming on to the next area of specialization, that is the culture. कल्चर से रिलेटेड इसने बहुत सारी कन्वेंशंस की हैं अभी तक। इन जनरल अगर आप देखें सो दिस इज कन्वेंशन ऑन मीन्स ऑफ प्रोहिबिटिंग एंड प्रिवेंटिंग इलिसिट ट्रैफिक ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल अगर कहीं से कोई स्टैच्यू मिलता है, कोई बहुत पुराना स्टैच्यू मिलता है, तो उसका जो इलिसिट ट्रैफिकिंग होता है, राइट, क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है इस समय पे, तो वो क्या करते हैं, एक तो उस कंट्री की कल्चरल वैल्यू कम हुई कि उनको उस कल्चरल पीस से जो वो हेल्प ले सकते थे तो वो वहाँ पे उन्हें नहीं मिल पाएगी, राइट। सेकेंड थिंग कि उसका इलिसिट ट्रेड करके वो किसी और पर्सन की प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गया, जो कि एक्चुअली इस समय पे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, इट वाज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्सन हु मेड इट, राइट। फॉर एग्जांपल जो पुराने समय के स्टैच्यूज मिलते हैं, पुराने समय के कॉइन्स मिलते हैं, है ना, उन सब के अंदर जो ट्रेड होता है दैट इज इंक्लूडेड इन दिस। नेक्स्ट इज
प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज साइट, जिसको कि हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के नाम से भी जानते हैं। ये हम डिटेल में करेंगे कि क्या होते हैं। बेसिकली कुछ ऐसी कल्चरल साइट्स, कुछ ऐसी नेचुरल साइट्स जिनको कि आज के समय पे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उनको इस लिस्ट के अंदर शामिल किया गया, जो कि इस कन्वेंशन के अंदर कन्वीन की जाती हैं। ऑलराइट, थर्ड की अगर हम बात करें तो दैट इज कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ द अंडर वाटर कल्चरल हेरिटेज। अंडर वाटर दैट इज ओशियंस के बीनीथ जो कल्चरल हेरिटेज है उनको प्रोटेक्ट करना, वो भी इसी के स्पेशलाइजेशन है। वन ऑफ द नेक्स्ट इज डिक्लेरेशन ऑन कल्चरल डाइवर्सिटी, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है कल्चरल डाइवर्सिटी के ऊपर, उसको मेंटेन करने को लेके। एंड नेक्स्ट इज कन्वेंशन फॉर द सेफगार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ये भी हम आज की क्लास में करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से क्या क्या चीज़ें आती हैं, बट इन जनरल अगर अभी ये नाम आया है तो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इंटेंजिबल क्या होता है। इंटेंजिबल इज जिन चीज़ों को आप एज सच रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है कहीं पे, फॉर एग्जाम्पल रिकॉर्डेड भी अगर हम उन्हें कर सकते हैं बट दे आर नॉट एज सच अवेलेबल कि आप उसे देख सकें। फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक, डांस, इस तरीके की चीज़ें, या फिर थिएटर, ये सब क्या है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, जिसको कि आप किसी अमाउंट के अंदर नहीं बता सकते हैं कि व्हाट दे अमाउंट टू, बट स्टिल दे फॉर्म अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट नेशंस कल्चरल हेरिटेज। ऑलराइट, सो दैट इज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज साइंस। तो थर्ड पॉइंट हमने कहा, विच वर द 3 पॉइंट्स जिनके लिए यूनेस्को काम करती है, दे आर एजुकेशन, कल्चर एंड साइंस, राइट। सो दिस इज थर्ड पॉइंट विच इज साइंस। अगर साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस के अंदर दोनों सोशल एंड ह्यूमन साइंसेस भी और इन जनरल साइंसेस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर भी, तो इन दोनों को लेके इन्फॉर्म डिसीजन बनाने, प्रोग्राम्स बनाने, रिपोर्ट्स लेके आनी, दीज आर द स्पेशलाइजेशंस ऑफ यूनेस्को। और उसके अलावा इन सब के अंदर कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन को स्पेशल ध्यान देती है यूनेस्को। दैट इज ट्रांसपेरेंट रहना, फ्रीडम ऑफ स्पीच देना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देना, जर्नलिस्ट के राइट को लेके, हेट स्पीच को, जो भी ये सारी चीज़ें जितनी भी जर्नलिस्ट के लेके जो उनकी फ्रीडम को आपने जो आज के समय पे हम देखते हैं बहुत ज़्यादा कि हमें नहीं समझ में आता कि एक्चुअली दैट जर्नलिस्ट जो है वो अपना फ्री ओपिनियन दे रहा है कि उसका क्या ओपिनियन है, या फिर वो किसी के दबाव में आके उसको दे रहा है। तो इस तरीके से कितना वो आप उन चीज़ों को आप लाइक कि उनको बनाए रखना, उनको मेंटेन रखना, उनको और ज़्यादा डेवलप करना, दैट इज द मेजर टास्क ऑफ यूनेस्को। ठीक है, सो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से लेके दीज आर ऑल द एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशंस ऑफ यूनेस्को। सो दीज वर रिलेटेड टू 3 थिंग्स विच इज 1 एजुकेशन। एजुकेशन से रिलेटेड हमने बात की, इन जनरल तो एजुकेशन से रिलेटेड काम करते ही है, बट आज के समय पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें 4th गोल के अंदर जो एजुकेशन है उसका सारा का सारा काम जो है वो यूनेस्को ने संभाला हुआ है। नेक्स्ट अगर हमने बात की कल्चर की, तो कल्चर से रिलेटेड बहुत सारी कन्वेंशन इसने की हैं, वेदर इट बी टेंजिबल कल्चर, वेदर इट बी इनटेंजिबल कल्चर, सबके सबको ये संभाले हुए हैं। नेक्स्ट इज अगर हम बात करें साइंसेस की, तो साइंसेस के अंदर भी इसने अपना कुछ प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं, कुछ रिपोर्ट्स ये पब्लिश करता है ताकि साइंसेस की जो आज के समय पे वैल्यू है वो ख़त्म ना हो और उनको आप और प्रमोट जो है वो करते रहें, और उसके अलावा वो एक सस्टेनेबल फ्यूचर दें। आगे के आने वाले समय के लिए भी कुछ साइंसेस से ऐसी चीज़ें हम निकाल के ला सकें जिससे कि वो हमारे आगे आने वाले फ्यूचर के लिए भी बेनिफिशियल हो। एंड लास्ट इज दिस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसी चीज़ों को बनाए रखना। ठीक है, नेक्स्ट इज अगर हम इन जनरल प्रायोरिटीज ऑफ यूनेस्को की बात करें तो कहीं पे भी यूनेस्को की प्रायोरिटीज में आती हैं तो 2 चीज़ें। अगर मान लीजिए कि एजुकेशन है तो एजुकेशन की फील्ड के अंदर 2 चीज़ों पे जिस पे हमेशा यूनेस्को फोकस करेगा, दैट विल बी अफ्रीका के अंदर किस तरीके से एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, और जेंडर इक्वालिटी वर्ल्ड ओवर, जेंडर इक्वालिटी को किस तरीके से एजुकेशन के अंदर प्रमोट किया जाए। सो इसकी प्रायोरिटीज किसी भी फील्ड के अंदर ये 2 रहती है, वेदर इट बी
साइंसेस, कल्चर और द एजुकेशन पार्ट, ठीक है। सो उसके रिगार्डिंग इसने 2 एक्शन प्लान्स भी दिए हुए हैं, अफ्रीकन यूनियन एजेंडा 2063 एंड दिस इज यूनेस्को प्रायोरिटी जेंडर इक्वालिटी एक्शन प्लान। आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट इन जनरल अगर प्रायोरिटीज ऑफ यूनेस्को की कहीं पे भी बात होती है, सो दीज आर द 2 प्रायोरिटीज ऑफ यूनेस्को, किसी भी फील्ड के अंदर अफ्रीका से रिलेटेड और जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड आर इट्स मेजर प्रायोरिटीज, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया से रिलेटेड, सो इंडिया यूनेस्को की मेंबर है सिंस 1946 से इंडिया यूनेस्को की मेंबर है, जब से ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई तब से। सो यूनेस्को के ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, इसके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, कोई भी कंट्री जब यूनेस्को की मेंबर बनती है, सो दे नीड टू मेक अ बॉडी इन देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इन देयर ओन कंट्री, जो कि उसका साथ कोऑपरेट करेगी यूनेस्को के साथ। सो इसी के चलते इंडिया के अंदर एक बॉडी है, दैट इज इंडियन नेशनल कमीशन फॉर कोऑपरेशन विद यूनेस्को, दैट इज INCCU, ठीक है, INCCU, इंडियन नेशनल कमीशन फॉर कोऑपरेशन विद यूनेस्को। इसको कमीशन किया गया इसी के साथ ही, जब से इंडिया ने यूनेस्को की मेंबरशिप ली तभी से। उसके अलावा दिस इज वन ऑफ द थिंग जो कि सब कंट्रीज के लिए मैंडेटरी है। इसके अलावा कहीं पे क्लस्टर ऑफिसेज जो होते हैं, तो हमारे रीजन के लिए दैट इज फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया, जिसके अंदर ये मेजर 11 कंट्रीज आती हैं, इन सब के लिए न्यू दिल्ली में इनका एक क्लस्टर ऑफिस है यूनेस्को का, ठीक है। सो दैट ऑफिस इज फॉर दीज कंट्रीज। अगर हम अपने आसपास की बात करें, सो इट इंक्लूड्स अफगानिस्तान एज वेल एज दिस पाकिस्तान। अफगानिस्तान से शुरू करते हुए अफगानिस्तान एंड नीचे पाकिस्तान एंड देन इंडिया आएगा, राइट। उसके बाद अगर आप ऊपर जाएंगे देन भूटान एंड देन देयर इज दिस नेपाल एंड देन देयर इज बांग्लादेश, ठीक है। ये तीनों आ गई, इंडिया तो खुद में यहाँ पे है ही है। उसके अलावा आप थोड़ा सा अफगानिस्तान से ऊपर जाएंगे, हेयर ईरान एंड नीचे वाली कंट्रीज में आएंगे, यहाँ पे श्रीलंका और मालदीव्स, और ऊपर यहाँ पे मंगोलिया एंड इधर म्यांमार। सो दीज आर द 2 कंट्रीज। म्यांमार इज वन ऑफ द कंट्रीज जिसको कि हम इन जनरल साउथ ईस्ट एशिया के अंदर कंसीडर करते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो एन मेंबर ऑफ एशियान, ठीक है। सो ये यहाँ पे इंक्लूडेड है, एंड मंगोलिया जिसको कि हम ईस्ट एशिया का पार्ट कंसीडर करते हैं, वो यहाँ पे इंक्लूडेड है, ठीक है। सो ये सारे के सारे दीज 11 कंट्रीज जिनके लिए कि न्यू दिल्ली के अंदर इनका क्लस्टर ऑफिस है, ठीक है। सो और एक और इंस्टीट्यूट है, दैट इज महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पीस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए महात्मा गांधी इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन है फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि पूरा का पूरा फंड किया जाता है बाय फुली सपोर्टेड एंड फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑफिस है ये यूनेस्को का। यूनेस्को से रिलेटेड जितने भी कंट्रीज हैं वो इसके अंडर काम करती हैं, और यहाँ पे पीस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है, ठीक है। बट ये फुली सपोर्टेड और फंडेड है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल राइट। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनेस्को के एसोसिएशन के अंदर, तो 2 प्राइजेस हैं जो यूनेस्को देता है जो कि डायरेक्टली इंडिया से लिंक्ड है, विच इज वन इज मदनजीत सिंह प्राइज। मदनजीत सिंह प्राइज की अगर आप बात करो, ये दी जाती है फॉर द प्रमोशन ऑफ टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस, ठीक है। तो ये थे ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर मिस्टर मदनजीत सिंह, जिन्होंने कि अपनी डोनेशन के थ्रू इस प्राइज को एस्टैब्लिश किया था, तो उन्हीं के नाम पे ये प्राइज चल रहा है। एंड उसके अलावा नेक्स्ट इज यूनेस्को कलिंगा प्राइज, जो कि कलिंगा एसोसिएशन है। कलिंगा एसोसिएशन यहाँ पे कलिंगा फाउंडेशन ट्रस्ट है, उनके जो हेड है मिस्टर विजयनाथ पटनायक, उन्होंने 1951 में इस फंड को क्रिएट किया था फॉर द पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस। तो उनकी ही कलिंगा फाउंडेशन ट्रस्ट के नाम पे इसका नाम कलिंगा प्राइज रखा गया। आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ यूनेस्को और इंडिया का कोरिलेशन। नाउ दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जहाँ से कि कुछ ना कुछ आपको पता होना ज़रूरी है। अदरवाइज भी अगर इंडिया का वर्ल्ड से रिलेशन की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें आप यूटिलाइज कर सकते हैं, इवन इन योर मेंस और इन जनरल प्रीलिम्स के अंदर ये पॉइंट्स फॉर्म में इस तरीके की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स यूनेस्को से रिलेटेड, ठीक है। वन इज दिस यूनेस्को साइंस रिपोर्ट। यूनेस्को साइंस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये जितना भी साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन है उससे रिलेटेड गवर्नेंस को वर्ल्ड के अंदर मैप करता है ऑन अ
रेगुलर बेसिस पे इसको मैप करता है, ठीक है। ये रिपोर्ट इज पब्लिश्ड एवरी 5 ईयर्स के अंदर पब्लिश की जाती है ऑन 10th नवंबर ऑन द वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, ठीक है, क्योंकि यूनेस्को का मेजर पर्पस ही पीस से रिलेटेड कोऑपरेशन है, तो आपको हर जगह पे यहाँ पे पीस से रिलेटेड चीजें बहुत ज्यादा मिलेंगी, ठीक है। सो 10th नवंबर इज वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, जिस दिन ये वाली रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की जाती है, यूनेस्को साइंस रिपोर्ट। नेक्स्ट हम बात करें ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, साइंस से रिलेटेड रिपोर्ट, एक एजुकेशन से रिलेटेड रिपोर्ट। ये क्या है, जेम रिपोर्ट भी के नाम से भी जानी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट इन जनरल फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, ठीक है। इन जनरल अगर आप मेंस की भी तैयारी करना चाहते हैं सो यू मस्ट गो थ्रू दिस रिपोर्ट, और ये इंडिया के बारे में क्या कहती है वो थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। सो दिस जेम रिपोर्ट ये असेसमेंट करती है ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए आप कितने तैयार हैं, कहाँ तक आप पहुँच पाए हैं उसको लेके, स्पेसिफिकली फॉर द फील्ड ऑफ एजुकेशन के फील्ड के अंदर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 है वहाँ पे आप कहाँ तक पहुँच पाए हैं, कितना आप उसके लिए तैयार हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है मैकब्राइड रिपोर्ट ऑफ 1980। नाउ दिस इज अ रिपोर्ट, इसके ऊपर एक स्टैंड अलोन क्वेश्चन पहले यूपीएससी के अंदर पूछा जा चुका है, सो यू मस्ट हैव एन ओवरव्यू कि ये एक्चुअली है क्या रिपोर्ट, ठीक है। ये बेसिकली है द कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑफ मैकब्राइड कमीशन, जिसका की नाम है मैनी वॉइसेस वन वर्ल्ड, ठीक है। ये इसके लिए बेसिकली कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स को समझने के लिए आज की सोसाइटीज में इट एनालाइज communication problems in modern societies specifically related to media, news, emergence of new technologies, एक नया communication order establish करने के लिए to diminish these problems to further peace and human development। बेसिकली इसका मेजर काम क्या था इस रिपोर्ट का कि किस तरीके से इसने एनालाइज किया कि आज के समय पे जो मॉडर्न सोसाइटीज हैं उसमें किस तरीके की कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं और किस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, और किस तरीके से ये जो नया कम्युनिकेशन ऑर्डर बनता जा रहा है न्यू सोसाइटी का आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। सो ये रिपोर्ट के ऊपर क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है इसके कारण थोड़ी सी नॉलेज होना जरूरी थी, अदरवाइज नथिंग एल्स, ठीक है। सो दिस इज मैकब्राइड रिपोर्ट ऑफ 1980। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स ऑफ यूनेस्को। नाउ दिस इज द मेजर पॉइंट जो कि आपको बहुत ज्यादा जाननी जरूरी है। पहले हम देख लेते हैं ये इनिशिएटिव्स हैं कौन कौन से। फर्स्ट हमने बात की वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972 की, ठीक है। नेक्स्ट है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसके अंदर की बायोस्फीयर रिजर्व्स दिए जाते हैं। यहाँ पे क्या दिए जाती हैं, नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज साइट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या दिए जाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्लोबल जियो पार्क्स प्रोग्राम, ये जियो पार्क्स के लिए जियोलॉजी से रिलेटेड जो जियो साइंसेस से रिलेटेड पार्क्स बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट इज कन्वेंशन फॉर सेफ गार्डिंग द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। नेक्स्ट इज यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क एंड नेक्स्ट इज यूनेस्को एटलस फॉर वर्ल्ड्स लैंग्वेजेस। ऑल राइट, सो दीज आर द मेजर इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स ऑफ यूनेस्को। एक एक करके इन सब इनिशिएटिव्स को देखते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो वो आपको पता होनी जरूरी है, ठीक है। सो जस्ट अ मिनट। ओके, सो इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स ऑफ यूनेस्को के ऊपर हम आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972 की। सो ये किस लिए बनाया गया कि जितनी भी नेचुरल प्रॉपर्टीज हैं और जितनी भी कल्चरल प्रॉपर्टीज हैं उनको लिंक करके कुछ नया बनाया जाए, उनको लिंक करके आप कुछ एक तरीके से हेरिटेजेस को जो है प्रोटेक्ट कर पाएं, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या करता है, कुछ प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है दैट आर दे कैन बी आइडेंटिफाइड एज नेचुरल या फिर कल्चरल साइट्स, जिसके तहत कि उनको अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाएगा। इस तरीके की इंडिया के अंदर 30 कल्चरल साइट्स हैं, 7 नेचुरल साइट है और 1 मिक्स्ड साइट है। मिक्स्ड का मतलब है जिसके अंदर नेचुरल और कल्चरल दोनों तरीके के कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये 30 कल्चरल साइट्स इंडिया के अंदर किस तरीके की हैं अभी हम समझेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अगर हम ऊपर नॉर्थ इंडिया से शुरू करें तो नॉर्थ इंडिया के अंदर शुरू करेंगे तो आप ऊपर से देखेंगे तो फर्स्ट इज चंडीगढ़ के अंदर दिस चंडीगढ़ कैपिटल
कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट नीचे आएंगे तो हेयर दिल्ली के अंदर दीज आर 3 रेड फोर्ट, हुमायूं टॉम्ब एंड कुतुब मीनार। थर्ड इज गुजरात, गुजरात के अंदर रानी की वाव, अहमदाबाद सिटी एंड चंपनेर पावतगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। ये 3 साइट्स हैं गुजरात के अंदर, ठीक है। इधर आए राजस्थान के अंदर तो राजस्थान के जितने भी किले हैं, चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़, सवाई माधोपुर, झालपुर, जयपुर, जैसलमेर, ये सारे के सारे किलों को, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान को अंडर वन हेडिंग ये सारी की सारी यहाँ पे रखी गई हैं। चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये वर्ल्ड ओवर जितनी भी ली कार्बुजियर ने जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हम क्या कहेंगे बिल्डिंग्स को डिजाइन किया है, उन सारे के सारों को इसके अंदर रखा गया था। वन ऑफ देम वाज चंडीगढ़, बिकॉज चंडीगढ़ की भी ये जो पूरा कैपिटल कॉम्प्लेक्स है दैट वाज डिजाइंड बाय फ्रेंच डिजाइनर ली कार्बुजियर, राइट। एंड नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे आगरा की तरफ। तो आगरा के अंदर 3 प्लेसेस, ताजमहल, फतेहपुर सिकरी एंड आगरा फोर्ट, ऑल 3 ऑफ देम आर पार्ट ऑफ दिस यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट्स। इधर आते हुए यहाँ पे बिहार के अंदर विच इज महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स and Nalanda complex, these 2 are also a part of UNESCO heritage sites. So there are 30 cultural heritage sites in India, ठीक है। सो इसके अंदर से ही ये सारी हैं। एंड जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर वी हैव जयपुर सिटी एंड जंतर मंतर इन जयपुर, ठीक है। नेक्स्ट हम थोड़ा नीचे की तरफ बढ़ते हुए साउथ इंडिया की तरफ, फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर वी हैव बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची एंड रॉक शेल्टर्स ऑफ भिमबेटका, ठीक है। नेक्स्ट महाराष्ट्र के अंदर देखें तो वी हैव अजंता केव्स एंड इलोरा केव्स। मुंबई की तरफ आते हुए यहाँ पे उनका छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ठीक है, एलिफेंटा केव्स, और नेक्स्ट इज विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स ऑफ मुंबई। गोवा के अंदर देयर इज वन चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, सबको एक ही टर्म के अंदर रखा गया है। एंड हेयर वी हैव temples of South India. One is Khajuraho group of temples, Sun temple Konark, and group of monuments of Hampi and Pattadkal, and here we have Mahabalipuram and चोला टेम्पल्स, ठीक है। अब ये सब मैंने आपको क्यों बताया? फर्स्ट थिंग इज यूनेस्को की कन्वेंशन के अंदर ये सारी इंडियन साइट्स रिकॉग्नाइज्ड हैं एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट जो ये रह गया, 3 माउंटेन रेलवेज इन 3 एरियाज। वन इज इन नॉर्थ दैट इज कालका शिमला रेलवे, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे दैट इज इन द ईस्टर्न इंडिया, नेक्स्ट इज नीलगिरी माउंटेन रेलवेज विच इज इन साउथ इंडिया। सो ये तीनों की तीनों रेलवेज ब्रिटिशर्स ने बनाई थी एंड दे वर्क ऑन दिस स्मॉल गोज, जो छोटा, जो थोड़ा ब्रॉड गोज नहीं होता है, उसके ऊपर ये जो ट्रेन्स हैं वो चलती हैं एंड दे रन थ्रू दिस माउंटेन्स। और छोटी ट्रेन्स जो होती हैं, इनकी जो पटरी होती है वो आपने देखी होगी, अगर आपने इनमें से कहीं पे भी विजिट किया है तो वो बाकी ट्रेन्स के मुकाबले छोटी होती है और ये ट्रेन्स भी छोटी होती है। इसी के कारण इनको जो है माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया को अलग से कल्चरल हेरिटेज टैग जो है वो दिया गया है। ऑलराइट, सो इन जनरल अगर हम बात करें तो ये सारी की सारी साइट्स ऐसे भी इंपॉर्टेंट है कि आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी साइट्स जो हैं वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, फर्स्ट थिंग, राइट। एंड नेक्स्ट थिंग बिंग, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ें, हिस्ट्री में जब भी ये जो सब हमने पढ़ी है, इन सब का नाम अलग अलग जगह पे आता है। अगर हम बात करें अजंता एंड एलोरा केव्स की, तो इनको किसने बनाया, कहाँ पे ये किस जो डायनेस्टीज थी उनका हाथ था इसके अंदर, तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें ये सारी मॉन्यूमेंट्स की, टेम्पल कंस्ट्रक्शन के अंदर ये सब का नाम आता है। एंड इन जनरल अगर हम इनकी बात करें, रेड फोर्ट, हुमायूं टॉम्ब, कुतुब मीनार की, तो ये सारे मुगल्स के टाइम्स पे बनाई गई इंस्टीट्यूशंस है, राइट, ये सारी बनाई गई, राइट। एंड अदरवाइज ऑल्सो बाकी सब भी इस तरीके से। तो थोड़ा सा एक आइडिया होना हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो इनका थोड़ी ज़रूरत हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं नेचुरल हेरिटेज साइट्स की तरफ, ठीक है। नेचुरल हेरिटेज साइट्स अगर हम देखें तो देयर आर 7 नेचुरल हेरिटेज साइट्स, ठीक है। उनमें से कौन कौन सी हैं? दिस इज वन इज नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इधर से थोड़ा, ये दोनों कहाँ पे हैं? ऊपर उत्तराखंड वाले एरिया में, ठीक है, उत्तराखंड और इधर हिमाचल प्रदेश, हिमालयस के अंदर। एंड थर्ड इज हेयर कंचनजंगा नेशनल पार्क विच इज अ
मिक्स्ड साइट, दिस इज ऑल्सो इन हिमालयाज, ठीक है। नीचे आए, इधर है क्योलोडियो नेशनल पार्क, यहाँ पे है वेस्टर्न घाट्स और यहाँ पे है सुंदरबंस। इधर असम के अंदर दो हैं, मानस और काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और काजीरंगा नेशनल पार्क। सो दीज आर ऑल द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स सिचुएटेड इन इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। ऑल राइट, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, दैट इज द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। अगर हम मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की बात करें तो इसके अंदर क्या है, ये प्रमोट्स कि आप जितने भी हमारे आसपास के बायोस्फीयर्स हैं, ठीक है, जो भी बायोस्फीयर्स हैं हमारे, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात, बायोस्फीयर रिजर्व्स वो एरियाज होते हैं जहाँ पे कि आप उनकी एक एक चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नॉट ओनली फ्लोरा, नॉट ओनली फोना, फ्लोरा एंड फोना, बट ऑल्सो देयर ह्यूमन कनेक्शन, कि किस तरीके से ह्यूमंस उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो इस एरिया के अंदर जो ट्राइब्स रह रही होती हैं वो सब भी इस एरिया के अंदर अपने जो काम है उनको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो ये बनाने शुरू किए गए जब से, उसके बाद से इंडिया ने 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स अपने जो इंडिया है उसके अंदर नियुक्त किए, ठीक है। अब उसके अंदर से 11 को यूनेस्को रिकॉग्नाइज कर चुका है इंटरनेशनली, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वाज नीलगिरी, जिसको कि 2000 के अंदर सबसे फर्स्ट साइट थी जो कि ऐड की गई टू दिस मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, विच वाज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अंदर तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका की ये सारी सेंचुरीज, वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर, मधुमलाई, नीलम्बुर, साइलेंट वैली, सिरुवनी हिल्स, ये सारी की सारी सेंचुरीज जो हैं वो इसके अंदर आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गल्फ ऑफ मन्नार की। तो 2001 के अंदर ये पास किया गया, 2001 के अंदर इसको ऐड किया गया, एंड हेयर वी हैव पार्ट्स ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में जो यहाँ वाला एरिया है, ये यहाँ पे है कुछ गल्फ ऑफ मन्नार, राइट। तो दिस इज यहाँ पे ऐड किया गया। नेक्स्ट इज सुंदरबंस, विच इज द डेल्टा ऑफ गेम्स एंड ब्रह्मपुत्र इन वेस्ट बंगाल। 2001 में इसे भी ऐड किया गया। एंड नेक्स्ट इज नंदा देवी रिजर्व, जो कि 2004 के अंदर ऐड किया गया, विच इज पार्ट ऑफ चमोली, पिथौरागढ़ एंड बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट्स इन उत्तराखंड। नेक्स्ट इज नोक्रेक एडेड इन 2009, पंचमढ़ी एडेड इन 2009। नोक्रेक इज इन मेघालय एंड पंचमढ़ी इज इन मध्य प्रदेश। All right, next is Simlipal, which was formed in 2009, which is also a part of मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा, ठीक है। लास्ट जो ऐड किया वो किया गया था 2018 में कंचनजंगा, कंचनजंगा ऐड किया गया, जो कि इज इन सिक्किम, सिक्किम हिल्स के अंदर है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। हमने लास्ट स्लाइड्स के अंदर भी पीछे भी देखा था, अभी ये मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंदर भी, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर भी 2018 में इसे एज अ बायोस्फीयर रिजर्व रिकॉग्नाइज किया गया। उसके अलावा ये 3 है, अचनाकमर, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार एंड अगस्त्य मलाई। आप इन सब के बारे में पढ़ सकते हैं अलग से। देयर इज नथिंग मच मोर। ग्रेट निकोबार इज इन अंडमान निकोबार, अगस्त्य मलाई इज इन केरला, जिसके अंदर की 3 सेंचुरीज आती हैं, नैयर, पेपरा एंड शेंडरनी। ना अब आपको इससे एक अंदाजा लग गया होगा। फर्स्ट थिंग इज कि ये इन एज सच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, इनमें से कुछ एरियाज, राइट, और कुछ एरियाज जो हैं वो इंडिपेंडेंट बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पे कुछ और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स को खुद के अंदर इनकम पास कर रहे हैं, ठीक है। सो इन दैट केस आपको उन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और वो नेशनल पार्क्स के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया होना जरूरी है, बिकॉज इन आर कंट्री देयर आर सो मेनी नेशनल पार्क्स, अराउंड मोर देन 100 नेशनल पार्क्स आर देयर एंड मोर देन 1000-2000 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर देयर, ठीक है। सो इन दैट केस सबको याद रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बट दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट वंस जिनको कि वर्ल्ड ओवर रिकॉग्नाइज किया गया है। इसलिए इन जनरल इंडियन ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से, एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम ग्लोबल जियो पार्क्स प्रोग्राम के ऊपर। ग्लोबल जियो पार्क्स प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर इंडिया की कोई साइट नहीं है। बेसिकली जियो पार्क्स हैं क्या, कुछ जियोग्राफिकल एरियाज को, कुछ साइट्स एंड लैंडस्केप्स को इकट्ठा करके single unified geographical areas, sites and landscapes of international geological significance are managed with holistic concept of what
प्रोटेक्शन, एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। सो एजुकेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और प्रोटेक्शन के थ्रू इन सबको जियो पार्क्स को, जियो कुछ लैंडस्केप्स को मैनेज करना। कौन से लैंडस्केप्स को? जिनका कि जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। एज ऑफ नाउ देयर आर 147 यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स इन 41 कंट्रीज, जिसमें से कि इंडिया के अंदर कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के ऊपर। वो कल्चरल हेरिटेज जिसको कि आप एज सच देख नहीं सकते हैं, बट आप उनको किसी और तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। सो हेयर वी हैव, ये हम बात कर चुके हैं इसकी ऑलरेडी कि कल्चरल हेरिटेज क्या होता है, राइट। सो इसके अंदर 549 एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं, जो कि 127 कंट्रीज के अंदर लाई करते हैं। इंडियन एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो लेटेस्ट एडिशन जो 2017 में की गई, दैट इज कुंभ मेला। कुंभ मेला को इसके अंदर 2017 में ऐड किया गया, और 2016 के अंदर नवरूज फेस्टिवल को ऐड किया गया, जो कि है इस्लामिक न्यू ईयर, जो कि वर्ल्ड ओवर जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं जहाँ पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है, उन सबको इसके अंदर ऐड किया गया था, ठीक है। सो इंडिया वाज वन ऑफ देम जहाँ पे ये मनाया जाता है। एंड नेक्स्ट इज योगा। योगा वाज ऑल्सो एडेड इन 2016। 2014 के अंदर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर PCS, राइट। अगर हम पंजाब सिविल सर्विसेज की बात करें तो पंजाब से जो ऐड किया गया इसके अंदर, दैट इज ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट्स ऑफ यूटेंसिल मेकिंग अमंग द तथेराज ऑफ जंडियाला गुरु पंजाब। इनका जो ट्रेडिशनल ब्रास और कॉपर क्राफ्ट है उसको 2014 में रिकॉग्निशन दी गई थी अंडर यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। 2013 के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया संस्कृताना विच इज अ थिएटर ऑफ मणिपुर। 2012 के अंदर बुद्धिस्ट चांटिंग्स, लद्दाख की जो बुद्धिस्ट चांटिंग्स होती हैं उनको 2010 के अंदर 3 ऐड की गई थी, विच इज छाऊ डांस, कलबेलिया फोक डांसेस एंड मुड़ियेत्तू। मुड़ियेत्तू दैट इज थिएटर ऑफ केरला, ठीक है। 2009 में ऐड किया गया रमन को, 2008 में ऐड किया गया था 3 को स्टार्ट जब ये किया गया था। ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चांटिंग जो ओम चैंटिंग है, ये वाली चीज़ों को। देन देयर इज रामलीला। रामलीला एज यू माइट बी नोइंग, अगर आप सब नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं आई सपोज, तो आप सबको पता होगा कि जब दशहरे का समय होता है उस टाइम पे जो रामलीला की जाती है। एंड हियर वी हैव कुटियात्तम दैट इज अ संस्कृत थिएटर का फॉर्म, ठीक है। सो इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें जो मिली हैं, दैट इज कि आप जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं उनके अंदर किन के ऊपर आपको फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, म्यूजिक, डांसेस और थिएटर के अंदर से। तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल गया कि वाई दे आर ऑल्सो नेसेसरी, बिकॉज दे फॉर्म एन इंटेंजिबल पार्ट ऑफ इंडियाज आर्ट एंड कल्चर। नेक्स्ट हम आते हैं क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के ऊपर। 2004 के अंदर यूनेस्को ने एक क्रिएटिव सिटीज का एक नेटवर्क बनाया जिसके अंदर की 246 सिटीज को ऐड किया गया, ठीक है। ये बेसिकली क्या है कि कुछ क्रिएटिव सिटीज इन वेरियस फील्ड्स, फॉर एग्जांपल क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स, मीडिया आर्ट्स, फिल्म, डिजाइन, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, म्यूजिक। सो दीज आर द 7 क्रिएटिव फील्ड्स जिनके अंदर अलग अलग तरीके से सिटीज को ऐड किया गया है इसके अंदर, जिसमें से कि इंडिया के अंदर की 5 सिटीज इसमें ऐड की गई हैं। गैस्ट्रोनॉमी इज रिलेटेड टू फूड रिलेटेड थिंग्स। हैदराबादी बिरयानी आप सब ने सुनी होगी, तो हैदराबाद उस चीज़ के लिए बहुत फेमस है, राइट। मुंबई की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ सिटी ऑफ फिल्म्स, राइट, तो इसको फिल्म वाले कैटेगरी के अंदर। जयपुर की अगर हम बात करें तो क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स के अंदर उसे ऐड किया गया, और चेन्नई और वाराणसी को सिटीज़ ऑफ म्यूजिक के अंदर, जो हमारा म्यूजिक वाला पार्ट है इसके अंदर इन्हें ऐड किया गया। सो इट इज यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। Last is UNESCO's Atlas of World Languages. Coming on to the end of this lecture, here we have UNESCO's Atlas of World's Languages. देश की हमारे वर्ल्ड की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनका एक एटलस बनाया है यूनेस्को ने. सो हेयर वी हैव दैट. यहाँ पे 2000 it lists around 2464 endangered languages around the world, जिनके अंदर की इंडिया टॉप्स अराउंड दिस लिस्ट, जिसके अंदर की
इन सारी लैंग्वेजेस के अंदर से 197 एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस आर ओनली इन इंडिया, फॉलोड बाय यूएस एंड ब्राज़ील। यूएस के अंदर 191 है और ब्राज़ील के अंदर 190 है, ठीक है। एटलस ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेजेस जो कि एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं, जिनके की जो बोलने वाले लोग हैं वो बहुत कम रह गए हैं, जिनका की रिटन रिकॉर्ड नहीं बचा, या फिर जिनकी की लास्ट जनरेशन जो थी जो कि इन लैंग्वेज को बोल सकती थी वो ऑलमोस्ट अब खत्म होने वाली है। एंड इट इज़ नॉट बीइंग लर्न बाय अदर पीपल टू। तो इनको प्रमोट करने के लिए या फिर इनको एटलीस्ट रिकॉर्ड करके रखने के लिए अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस को ये एटलस जो है वो बनाया गया यूनेस्को हेरिटेज। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इनके अंदर से जो 197 लैंग्वेजेस इंडिया में ऐड की गई हैं, इनके अंदर से कुछ वल्नरेबल हैं, कुछ एंडेंजर्ड है, कुछ स्वेयरली एंडेंजर्ड है, कुछ क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और कुछ ऑलरेडी एक्सटिंक्ट है, ठीक है। सो दीज आर ऑल द लैंग्वेजेस। जैसे एनिमल्स को हम कैटेगराइज करते हैं, सबसे नीचे सबसे ऊपर है वल्नरेबल, जिनका कि अभी जो कि अभी वल्नरेबल हैं, जो कि अभी धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डेफिनेटली एंडेंजर्ड, नेक्स्ट वी हैव स्पेयरली एंडेंजर्ड, नेक्स्ट विल बी ऑलरेडी एक्सटिंक्ट, ठीक है। अगर हम इनके अंदर से भी बात करें तो अंडमान एंड निकोबार जो है इन सारी के अंदर टॉप करता है विद 11 क्रिटिकली एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। दिस इज द वन जिसके अंदर 42 क्रिटिकली एंडेंजर्ड में से 11 ऐसी लैंग्वेजेस सिर्फ अंडमान निकोबार वाले एरिया में एग्जिस्ट करती हैं, जो कि अभी लुप्त होने वाली हैं, जो कि खत्म होने वाली हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मणिपुर और हिमाचल प्रदेश की, दीज आर द स्टेट्स। आई होप दिस वॉज अ वेरी यूजफुल लेक्चर फॉर ऑल ऑफ यू। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। इसके साथ ही हमारा ये जो यूनेस्को का जो पार्ट है वो खत्म होता है। दीज आर ऑल द थिंग्स जिसके ऊपर की यूनेस्को के अंदर से क्वेश्चंस जो हैं वो फॉर्म किए जाते हैं। सो thank you so much for listening to me and a very all the best as I have already said. Thank you so much. ओके एंड अगर कोई भी आपको डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और उसके अलावा जो चैट चल रही है वहाँ पे भी आप कुछ भी पूछ सकते हैं। आई विल बी अवेलेबल हेयर फॉर सम फ्यू मोर मिनट्स। आप कुछ भी डाउट्स जो है वो वहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।